नमस्कार साथियों, अपनी जनजातियों की इस अगली क्लास में आज हम बात करेंगे। पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मीणा और भील जनजाति पढ़ी और इसमें हम अगली जो जनजाति हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, आज हमारी जो तीसरी बड़ी जनजाति है उस जनजाति का नाम है ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति। मीणा और भील के बाद में तीसरी प्रमुख जो जनजाति है वो है ग्रासिया जनजाति। मीणा और भीलों की तरह ग्रासिया जनजातियों में से भी कई प्रमुख क्वेश्चन निकलते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, ग्रासिया जनजाति की हम बात करें कि यह जनजाति सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है, तो सबसे पहले देखो ये आबू पर्वत खंड में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा ये सिरोही जिले और उसके बाद में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उदयपुर, उन ऊंचे पहाड़ों में निवास करने वाली ये जनजाति है। हमारे राजस्थान में सबसे ऊंचाई वाले पर्वत है वो है आबू के पर्वत सिरोही जिले में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ये सिरोही में है और उसके बाद में उदयपुर में। ये तो बात हुई हमारे यहाँ जिलों की, और अगर बात करें किसी एक क्षेत्र की तो यह जनजाति सबसे ज़्यादा भाकर प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने पढ़ा था भील सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, लेकिन अगर भौगोलिक खंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा वागड़ प्रदेश में है। उसी प्रकार ग्रासिया जनजाति है, ये सर्वाधिक सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है, लेकिन अगर क्षेत्र की हम बात करें तो ये भाकर प्रदेश में पाई जाती है। ये भाकर प्रदेश कहाँ पर है, तो देखो भाकर प्रदेश उस जगह को कहा जाता है, यानी सिरोही का वह भूभाग, सिरोही का वह भूभाग जो कटकनुमा पहाड़ियों में स्थित हो। एक तरफ तो यहाँ सिरोही के अंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ वो सिरोही में, लेकिन ऊपर वाले भाग में नहीं, नीचे वाली जो कटकनुमा पहाड़ियाँ छोटी छोटी जो इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनमें यह जनजाति निवास करती है। उस क्षेत्र को बोलते हैं भाकर प्रदेश। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रासिया है वो भाकर प्रदेश में पाए जाते हैं, और अगर जिलों की बात करें तो सिरोही और उदयपुर में ये ज़्यादा है। फिर देखो, यह जनजाति स्वयं को, यानी अपने आप को स्वयं को चौहान राजपूतों का वंशज मानती है। चौहानों का वंशज मानती है यह जनजाति अपने आप को। कौन सी जनजाति अपने आप को चौहानों का वंशज मानती है, तो वो है ग्रासिया जनजाति। हमारे यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही ये इलाका है, ये चौहानों द्वारा शासित रहा है, इसलिए इनका मानना है कि ये स्वयं है वो चौहानों के वंशज है। दूसरी बात देखो, अगर इस जनजाति की हम बात करें तो इस जनजाति की कुछ विशेषताएं बाकी जनजातियों से इन्हें अलग कर देती है। सबसे पहली बात कि ये अपने घर को घेर कहते हैं, अपने घर को घेर कहते हैं। दूसरा, यह जनजाति सर्वाधिक सौंदर्य वृद्धि में रुचि रखती है। यह जनजाति सर्वाधिक सौंदर्य वृद्धि में रुचि रखती है। दोस्तों ध्यान रखना, यह जनजाति सर्वाधिक सौंदर्य वृद्धि में रुचि रखती है। किस प्रकार? सौंदर्य होती नहीं है, लेकिन अपने आप में सौंदर्य करके दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना इस जनजाति की प्रमुख विशेषता रही है। तो यह सबसे ज़्यादा सौंदर्य वृद्धि में रुचि रखती है। दूसरा, सौंदर्य वृद्धि में किस प्रकार ये रुचि रखती है, तो आप देख सकते हो कि यह जनजाति चटकीले व भड़कीले वस्त्रों का प्रयोग करती है।
चटकीले व भड़कीले वस्त्रों का प्रयोग करती है। पहली बात कि ये सुंदर दिखने के लिए कुछ विशेष कलर के कपड़ों का प्रयोग करती है, ताकि दूर से ही ये जो इस प्रकार के इफेक्टिव कलर है ये देखते ही पता चल जाए, या लोग हैं उनकी आंखों को वो है आकर्षित करे, इस प्रकार के कलर है उनका प्रयोग करती है। दूसरी बात, यह सर्वाधिक गहने पहनती है। यह जनजाति सर्वाधिक गहने पहनती है। यह जनजाति सर्वाधिक गहने पहनती है। इनके गहने होते हैं वो मुख्यतया 3 प्रकार के गहने पहनते हैं ये। पहला, ये कुरंज के गहनों का प्रयोग करती है। दूसरी बात, यह जनजाति सीप के गहनों का प्रयोग करती है। और तीसरी, यह जनजाति कोड़ी के गहनों का प्रयोग करती है। सोने और चांदी जैसे आभूषण इनके नहीं होते हैं, लेकिन ये कुरंज, सीप, कोड़ी इस प्रकार के जो गहने हैं उनका ये सर्वाधिक प्रयोग करती है। तो यह चटकीले और भड़कीले वस्त्र पहनने वाली जनजाति है। यह सर्वाधिक गहने पहनने वाली जनजाति है। और तीसरी विशेषता यह है कि यह सर्वाधिक गोदने गुदवाती है। यह जनजाति सर्वाधिक गोदने गुदवाती है। शरीर के सभी भागों के ऊपर ये टैटू गुदवाती है, या गोदने गुदवाने के अलग अलग प्रकार के चित्र है, रंगीन चित्र बनवाने की शौकीन होती है यह जनजाति। उसके बाद में देखो, इस जनजाति की हम बात करें तो इस जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह प्रचलित होता है। प्रेम विवाह प्रचलन में, यानी इस जनजाति में बाकी जनजातियों की तरह प्रेम विवाह का प्रचलन है। दूसरा, प्रेम विवाह कैसे करते हैं, तो यह एक दूसरे का मेलों में चुनाव करते हैं। एक दूसरे का मेलों में चुनाव करते हैं, यानी एक दूसरे का मेलों के अंदर ये चुनाव करते हैं। मेलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर लड़का और लड़की अपने लिए एक दूसरे के लिए, ठीक है, पसंद कर लेते हैं, और उसके बाद में प्रेम विवाह इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही देखो, इनमें बिलों की तरह दापा प्रचलन में है। दापा का प्रचलन है। दापा जो हमने बिलों में पढ़ा था कि दापा एक प्रकार का वधु मूल्य है। दापा एक प्रकार का वधु मूल्य है। अगर यदि कोई इस जनजाति में शादी होती है तो लड़के के पिता को, लड़की के पिता को कुछ एक राशि दी जाती है, उस मूल्य को या उस राशि को बोला जाता है दापा। तो दापा है। भीलों की तरह इस जनजाति में भी दापा का प्रचलन है। इसी के साथ अगर यदि हम बात करें इस जनजाति की, तो इस जनजाति में कुछ मेले भी है। हमने पढ़ा है कि ये मेलों में एक दूसरे का चुनाव करती है। तो पहला इनका जो मेला है वो है कोटेश्वर का मेला। कोटेश्वर का मेला, ये कोटेश्वर का मेला है, ये इनका पड़ जाता है अंबाजी। अंबाजी जो क्षेत्र है सिरोही से सटा गुजरात में। दूसरा इनका मेला है वो है चीर विचित्र मेला। ये मेला दोस्तों इनका है दिलवाड़ा सिरोही में। और तीसरा इनका एक जो गणगौर का मेला है, वो तीसरा गणगौर का जो मेला है, गणगौर मेला, ये मेला है इनका सिया गांव है। सिया गांव जो आबू रोड के पास में है, वहाँ पर इनके कुछ प्रमुख मेलों का भी आयोजन होता है। तो भीलों ग्रासियों के अंदर आप देख सकते हो, ग्रासियों के 3, कोटेश्वर का मेला, चीर विचित्र मेला और गणगौर का मेला जो सिया गांव में आयोजित होता है। ये 3 इनके प्रमुख मेले हैं। इसके साथ ही बात करें इस जनजाति की, तो इस जनजाति की एक प्रमुख झील है। इस जनजाति की प्रमुख झील, दोस्तों प्रमुख झील की अगर यदि हम बात करें तो ग्रासियों की प्रमुख झील है, वो है प्रमुख झील है जिसका नाम है नक्की झील। इनकी प्रमुख जो झील है
उसका नाम है नक्की झील। और ये जो नक्की झील है ये माउंट आबू में स्थित है। एक प्रकार की क्रेटर झील है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इस नक्की झील को ये अपनी पवित्र झील मानते हैं और पवित्र होने के कारण यह अपने बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अपनी बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन ग्रासिया जनजाति के लोग नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। फिर दोस्तों इनका एक जो प्रमुख मेला भी बढ़ता है यहाँ पर, नक्की झील का मेला। यह मेला यहाँ पर चैत्र मास की पूर्णिमा को आयोजित होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को आयोजित होता है, वो मेला है नक्की झील का मेला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 मेलों के अलावा इनका जो पवित्र स्थल है, पवित्र झील है, वो है नक्की झील। और इनके लिए ये ग्रासियों का तीर्थ स्थल भी है। यह ग्रासियों का तीर्थ स्थल है, ग्रासियों का तीर्थ स्थल है, वो है दोस्तों नक्की झील। ग्रासियों का तीर्थ स्थल है, वो कहलाता है नक्की झील। इसके बाद में देखो हम इसकी बात करें तो इस जनजाति के अंदर एक शब्द मिलता है सोहरी। इसमें एक शब्द है सोहरी। सोहरी का यहाँ पर मतलब ये होता है कि ग्रासिया जनजाति के लोग जो अनाज की कोठियाँ रखते हैं, उन अनाज की कोठियों को सोहरी कहा जाता है। अनाज की कोठियों को ये बोलते हैं सोहरी। उसके बाद में देखो हमने पढ़ा कि प्रेम विवाह इनके अंदर प्रचलन में है, इसलिए इस ग्रासिया जनजाति में कई बार ग्रासिया पुरुष भील महिलाओं से शादी कर लेते हैं और भील महिलाएं वो ग्रासिया पुरुषों से शादी कर लेते हैं। इसलिए इनके अंदर बात करें तो इनके 2 भाग है। एक है वो भाग है गमेती ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में एक भाग है गमेती ग्रासिया और दूसरा भाग है जिसे कहते हैं भील ग्रासिया। भील ग्रासिया यानी वह पुरुष जिसमें ग्रासिया महिला हो। ग्रासिया महिला अगर वो भील पुरुष से शादी करे, यानी महिला है वो ग्रासिया और पुरुष भील, उसे कहा जाएगा गमेती ग्रासिया। और जिसमें महिला है वो भील हो, भील महिला अगर यदि वो किसी ग्रासिया पुरुष से शादी करती है तो यहाँ पर वो कहलाएगा दोस्तों भील ग्रासिया। तो ध्यान रखना ग्रासिया जनजाति में 2 भाग भी है, गमेती ग्रासिया और भील ग्रासिया। यहाँ पर भील ग्रासिया वो है जिसमें भील महिला है और ग्रासिया पुरुष है। दूसरा गमेती ग्रासिया में ग्रासिया महिला है और भील पुरुष है। तो यहाँ पर ये 2 भाग देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार गमेती ग्रासिया और भील ग्रासिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको, इनके 2 भाग है। उसके बाद में देखो ग्रासिया जनजाति की अगर यदि हम बात करें तो ग्रासिया जनजाति में दापा नहीं चुकाने पर, ग्रासिया जनजाति में दापा नहीं चुकाने पर वो व्यक्ति कुंवारा कहलाता है। ये भी एक ध्यान रखना, कौन सी जनजाति है जिसमें दापा नहीं चुकाने पर वो व्यक्ति कुंवारा कहलाएगा। तो यहाँ पर होगा वो ग्रासिया जनजाति, यानी कौन सी जनजाति, ग्रासिया जनजाति में दापा नहीं चुकाने पर उसे कुंवारा माना जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस जनजाति के अंदर बहुत सारे लोग शादीशुदा होते हुए भी कुंवारे रह जाते हैं। और उसका कारण यह है कि ये लोग हैं वो दापा नहीं चुका पाते हैं, और जब तक ये दापा नहीं चुका पाएंगे तब तक ये कुंवारे कहलाएंगे। इसीलिए इस क्षेत्र को कुंवारों का देश कहा जाता है, कुंवारों का देश। और ये जो कुंवारों का देश है दोस्तों, ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रासिया,
सबसे ज़्यादा ग्रासिया हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा ग्रासिया है वो आपको देखने को मिलेंगे बाकर प्रदेश में। वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? बाकर प्रदेश में। तो ध्यान रखना, गमेती ग्रासिया, भील ग्रासिया और ये इलाका है वो कुंवारों का देश कहलाता है। उसके बाद में देखो हम बात करें इसी ग्रासिया जनजाति की, तो ग्रासिया जनजाति को मोर व बंदर का मांस प्रिय है। मोर व बंदर का मांस प्रिय होता है। मोर व बंदर का मांस प्रिय है इनको। इसी के साथ ग्रासिया जनजाति में हम देखें तो ग्रासिया जनजाति है, इस जनजाति के लोग सौंदर्य पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। सौंदर्य पर सर्वाधिक खर्च करने वाली जनजाति है। सौंदर्य पर सर्वाधिक खर्च करने वाली जनजाति है। सबसे ज़्यादा ये सौंदर्य पर खर्च करेंगे। इसी के साथ ग्रासिया जनजाति के कुछ नृत्यों की हम बात करते हैं कि इस जनजाति के कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहला नृत्य है वो है वालर। वालर नृत्य, दोस्तों वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंध रखता है। और इसके अंदर प्रमुख जो सवाल है वो ये जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो वाद्य विहीन है, जो वाद्य विहीन होता है। एकमात्र नृत्य जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है और यहाँ पर नृत्य देखने को मिलता है। दूसरी बात, वालर नृत्य वो दो तरीके से किया जाता है। एक वो नृत्य जिसमें केवल और केवल महिलाएं भाग लेती है, और दूसरा इसमें युगल आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्त्रियों के साथ में पुरुष भी नृत्य करते हुए नजर आएंगे। जो वाद्य विहीन नृत्य होता है वो होता है स्त्रियों का, और इसके अंदर ढोल है वो बजाया जाता है, ढोल का प्रयोग किया जाता है। तो असली वालर नृत्य वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर बात करें दूसरे नृत्य की, तो इस जनजाति में एक नृत्य है लूर। लूर एक प्रकार का घूमर नृत्य है, एक प्रकार का घूमर नृत्य है, ठीक है। होली के अवसर पर किया जाने वाला घूमर नृत्य लूर कहलाता है। इसके बाद में अगर यदि हम बात करें तो मांदल, गौर, ज्वारा, कूद, इस प्रकार के कई नृत्य भी इस जनजाति के प्रमुख नृत्य रहे हैं। तो इस जनजाति के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ नृत्य, और यह जनजाति सबसे ज़्यादा सौंदर्य पर खर्च करने वाली जनजाति मानी जाती है। उसके साथ ही देखो इस जनजाति में भी प्रेम विवाह प्रचलन में है, इसलिए कई बार अविवाहित महिलाएं भी संतान पैदा कर देती है तो वो इनके अंदर मान्य होती है। यानी अविवाहित महिलाएं संतान पैदा करने पर मान्य होती है। इस प्रकार की हमने बिलों में भी पढ़ा कि कुंवारी लड़कियां हैं वो संतान पैदा करना मान्य माना जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी एक प्रमुख जो जनजाति रही, जिस जनजाति का नाम है ग्रासिया। अब देखो इसके बाद में अगली जो जनजाति है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों वो जनजाति है जिसका नाम है सहरिया। अगली जो जनजाति है उसका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति है ये मित्रों सबसे ज़्यादा 12 जिले में है। राजस्थान के 12 जिले में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। दूसरी बात, 12 में 2 तहसील है किशनगंज। पहली तहसील है किशनगंज, दूसरी तहसील है शाहबाद।
इन 2 तहसीलों में 97 से 98% शहरिया निवास करते हैं। यानी अकेले 12 जिले में 2 तहसीलों के अंदर सर्वाधिक यहाँ 98% शहरिया जनजाति देखने को मिलती है। इसी के साथ इनसे जुड़ा एक जो प्रमुख प्रश्न है वो यह है कि यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजातियों में शामिल किया गया है। आदिम जनजातियों में शामिल किया गया है। आदिम जनजातियों में शामिल किया गया है वो जनजाति है दोस्तों सहरिया। आदिम जनजाति क्या है? आदिम जनजाति का आशय है सभी जनजातियों में पिछड़ी हुई जनजाति। राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है? तो वो होगी सहरिया। कैसे है ये पिछड़ी हुई? तो देखो कुछ खास बातें इनकी करेंगे हम। सबसे पहली बात तो यह है कि सहरिया जनजाति केवल शिकार पर निर्भर करती है। यह जनजाति केवल शिकार पर निर्भर रहती है। शिकार पर निर्भर रहती है, पहली बात। दूसरी, यह जनजाति राजस्थान में सबसे शर्मीली जनजाति है। सबसे शर्मीली जनजाति है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे शर्मीली जनजाति है, इसलिए ये अन्य लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं रखती है, इसलिए यह बाकी जनजातियों की तरह आगे नहीं बढ़ पाई। ये सामान्य जनजातियों के संपर्क में नहीं आई, इसलिए ये जनजाति उन जनजातियों से क्या रह गई? पीछे या पिछड़ गई। उसके बाद में देखो, अगर इसकी हम बात करें तो इस जनजाति की एक और विशेषता है कि ये एकमात्र जनजाति है, यानी यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है, यानी ये कभी भी भीख नहीं मांगती है। एकमात्र जनजाति जो कभी भी भीख नहीं मांगती है। उसी के साथ देखो, अगर यदि इस जनजाति की हम बात करें तो इस जनजाति में हम बात करें तो इस जनजातियों की जो आदि गुरु है शहरियों का, वो कहलाता है वाल्मीकि। वाल्मीकि किस जनजाति का आदि गुरु है? दूसरी बात, वाल्मीकि का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो मंदिर है सीताबाड़ी बारां के अंदर। सीताबाड़ी बारां के अंदर इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। फिर देखो, जो सीताबाड़ी के मेले की अगर यदि हम बात करें तो सीताबाड़ी का जो मेला है जो बारां में आयोजित होता है, सीताबाड़ी का मेला दोस्तों, ये मेला ज्येष्ठ मास में बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। दूसरा, इस सीताबाड़ी के मेले को शहरियों का कुंभ कहते हैं। शहरियों का कुंभ, यानी यहाँ पर शहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं। वो मेला है सीताबाड़ी का मेला। उसके साथ ही देखो, अगर हम बात करें तो इस जनजाति के अंदर एक होती है पंचायत। ये पंचायत को चौरसिया कहते हैं, यानी ये शहरियों में चौरसिया क्या है? तो पंचायत को चौरसिया कहा जाता है। इनमें शहरिया जनजाति की जो पंचायत होती है उसे कहा जाता है दोस्तों चौरसिया। तो इनके अंदर एक तो ये राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है, ये कभी भी भीख नहीं मांगती है, ये आदिम जनजातियों में शामिल है, यह केवल शिकार पर निर्भर करती है और सर्वाधिक ये 12 जिले में है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो भारत की आदिम जनजातियों में शामिल है। उसके साथ ही इनका आदि गुरु है वो है वाल्मीकि। और अगर हम बात करें तो इनका जो प्रमुख मेला बढ़ता है जिसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है, वो है सीताबाड़ी का मेला बारां में। फिर देखो, अगर हम बात करें इनकी तो इनसे जुड़े और कौन से प्रमुख शब्द है कि इनके प्रमुख जो देवता है
सेरिया जनजाति के प्रमुख देवता वो है वीर तेजाजी। वीर तेजाजी, तो तेजाजी महाराज है वो कौन सी जनजाति के आराध्य देवता है? तो तेजाजी यहाँ पर आप देख सकते हो कि तेजाजी है वो सेरिया जनजाति के आराध्य देवता है। उसके साथ ही इनकी जो प्रमुख लोक देवी है, प्रमुख देवी की हम बात करें तो इनकी प्रमुख देवी है कोड़िया माता। कोड़िया माता, जिस प्रकार मीणाओं की जीण माता, बिलों की आमजा माता, सेरिया जनजाति की कोड़िया माता, उसी के साथ देखो इनके गांव को सहरोल कहते हैं। सेरिया जनजाति का जो गांव होता है उसे कहा जाता है सहरोल। इसी के साथ इनका जो गांव का मुखिया होता है उस मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। बिलों की ग्रासियों के अंदर और यहाँ शहरियों के अंदर कोतवाल कहा जाता है। और ये जो कोतवाल होता है यही इस जनजाति में सारी रस्में और रिवाजें पूरी करता है। रस्में व रिवाजें पूरी करता है। कहने का आशय यह है कि इनसे बड़ा इनके अंदर कोई नहीं होता है। सेरिया जनजाति में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है या प्रमुख व्यक्ति होता है वो होता है कोतवाल। तो कोतवाल यहाँ पर सारी, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, सारी की सारी रस्में उनका प्रतिनिधित्व करता है। गांव है उनको सहरोल कहा जाता है। प्रमुख जो इनकी देवी है कुलदेवी कोड़िया माता है। और वीर तेजाजी है वो इस जनजाति के प्रमुख लोक देवता है। उसके साथ ही देखो इनके अंदर एक शब्द है, वो शब्द है हताई या बंगला। हताई या बंगला, आदिवासियों में हताई या बंगला क्या है? तो पहले तो ये आदिवासियों में सेरिया जनजाति का एक शब्द है। दूसरा हताई या बंगला का यहाँ पर आशय यह है कि गांव के बीचों बीच एक सामुदायिक झोंपड़ी को हताई या बंगला कहते हैं। एक सामुदायिक झोंपड़ी, उस सामुदायिक झोंपड़ी को हताई या बंगला कहते हैं। हताई का मतलब है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श करें। और किसके सामने? कोतवाल के सामने। तो वह स्थान जहाँ पर कोतवाल बैठा करता है उस जगह को हताई या बंगला कहते हैं। गांव के बीचों बीच एक सामूहिक या सामुदायिक झोंपड़ी होती है। उसके बाद में देखो इस जनजाति में अगर हम बात करें तो एक शब्द और होता है जिसे कहते हैं गोपना या कारुआ। गोपना या कारुआ। गोपना या कारुआ क्या है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, हमने पढ़ा है कि यह जनजाति शिकार पर निर्भर करती है। यानी यह जनजाति केवल और केवल शिकार पर निर्भर है, न ही ये जनजाति है वो बाजारों में जाती है। बहुत शर्मीली जनजाति है, इसी कारण ये लोग जंगलों में निवास करते हैं और गोपना या कारुआ का ये प्रयोग करते हैं। यानी इसे कहते हैं मचान नुमा झोंपड़ी। मचान नुमा झोंपड़ी, सेरिया जनजाति की सामुदायिक झोंपड़ी को हताई या बंगला कहते हैं। और गोपना या कारुआ है ये मचान नुमा झोंपड़ी है। खेतों के अंदर वृक्ष के ऊपर या तो आपको कोई ऊंची झोंपड़ी मिल जाएगी या 4 पोल या फीलर लगाकर ऊंचाई पर झोंपड़ी, ताकि बाहरी जितने भी आक्रमण है, चाहे वो पशुओं के हैं, चाहे वो जंगली जानवरों के हैं, चाहे जहरीले जानवरों के, उन आक्रमणों से बचने के लिए इस प्रकार की जो झोंपड़ी बनाई जाती है उस मचान नुमा झोंपड़ी को कहा जाता है गोपना या कारुआ। उसके साथ ही देखो सेरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो सेरिया जनजाति में एक संस्कार होता है धारी संस्कार। धारी संस्कार, और ये धारी संस्कार मृत्यु से संबंधित है। धारी संस्कार मृत्यु का एक संस्कार है और इसका सामान्य आशय हम यूँ ले सकते हैं अस्थियों से। अस्थियों का विसर्जन सेरिया जनजाति में मृत्यु के बाद में उनकी जो अस्थियां घर लाकर एक जगह ढक कर रख दी जाती है, उस जगह पर किया जाने वाला जो संस्कार है उसे कहते हैं धारी संस्कार। उसी के साथ देखो अगर हम बात करें कि इनके नृत्य, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेरिया जनजाति के 2 नृत्य हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी गए। और यहाँ पर जो नृत्य
उस नृत्य में पहला नृत्य है दोस्तों झेला नृत्य। पहला नृत्य झेला नृत्य। झेला नृत्य को लेकर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आखिर ये झेला नृत्य कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो झेला नृत्य सबसे पहली बात तो यह है कि यह खेतों में किया जाने वाला नृत्य है। खेतों में किया जाने वाला नृत्य। तो यह आप पहली बार सुन रहे होंगे कि कोई नृत्य है वो लोग मिलकर खेतों में करते हैं। एकमात्र नृत्य जो खेतों में किया जाता है वो है झेला नृत्य। दूसरी चीज करता कौन है, तो देखो इसमें पुरुष खुशी से झूमते हुए, खुशी से झूमते हुए नृत्य करते हैं, यानी इसमें नृत्य करने वाले होते हैं पुरुष। उसके बाद में बात करते हैं कि आखिर ये करते क्यों है खेतों में जाकर पुरुष नृत्य। तो देखो इन्हें एक खुशी जो होती है, यानी खुशी से नाचते हो। खुशी यह है कि इनकी खेतों में फसल पकने पर, फसल पकने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला खेतों में जो नृत्य है सेरिया जनजाति का, उसे कहते हैं झेला नृत्य। अब देखो पुरुष नाचते रहेंगे और साथ में जो उनकी महिलाएं हैं वो बराबर यहाँ पर गीत गाती रहेगी। तो झेला नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वो है लावणी गीत। यानी ये इसी खुशी में नृत्य करते हैं कि हमारे खेतों में फसल पक गई है और अब हम जल्द ही इसकी कटाई करेंगे। उस खुशी में किया जाने वाला नृत्य वो है झेला। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया नृत्य ये। उसके बाद में देखो इनका एक और नृत्य, उस नृत्य का नाम है लेंगी या लेगी नृत्य। ये जो लेगी नृत्य है ये भी भील शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और शहरियों में ये मुख्यतया मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है उस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों लेगी नृत्य। तो इस प्रकार ये हमारी जो शहरिया जनजाति है, इस जनजाति से जुड़े भी एग्जाम में कई प्रमुख सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इस जनजाति की तो यह जनजाति सबसे ज़्यादा 12 में और 12 की 2 तहसीलों में इनका सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी 98% शहरिया जनजाति केवल 12 जिले की 2 तहसीलों में निवास करती है, किशनगंज और शाहाबाद। इसके बाद में देखो इस जनजाति से जुड़ी कुछ खास बातें वो यह है कि यह जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है राजस्थान की जिसको आदिम जनजातियों में शामिल किया गया है, यानी राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति। दूसरा, यह केवल शिकार पर निर्भर करती है, केवल शिकार पर आश्रित रहने वाली जनजाति है। राजस्थान में सबसे शर्मीली जनजाति है, इसलिए पिछड़ गई कि लोगों के संपर्क में नहीं आती है, लोगों से शर्म रखती है, दूर रहती है। तीसरी खास बात इसकी यह है कि यह जनजाति एकमात्र ऐसी है जो कभी भी भीख नहीं मांगती है। इनका आदि गुरु है वो है वाल्मीकि, जिनका मंदिर सीताबाड़ी 12 में है और सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। फिर एक शब्द इनमें आता है चौरसिया। शहरिया जनजाति में चौरसिया क्या है, तो शहरिया जनजाति में चौरसिया उनकी पंचायत है। शहरिया जनजाति की पंचायत को चौरसिया कहा जाता है। फिर देखो इनके प्रमुख देवी और देवता। यहाँ पर शहरिया जनजाति का प्रमुख देवता है वीर तेजा जी और इनकी प्रमुख देवी है जिनका नाम है कोड़िया माता। गांव को शहरोल कहते हैं, मुखिया को कोतवाल कहते हैं। कोतवाल ही इनके सारी रस्में हैं वो पूरी करवाता है, चाहे सामाजिक रस्में हैं, चाहे विवाह की रस्में हैं, चाहे धार्मिक रस्में, चाहे मृत्यु की रस्में, सभी रस्में कोतवाल पूरी करता है। फिर देखो यहाँ पर 2 शब्द और मिलते हैं। 2 प्रकार की झोंपड़ियाँ हैं। एक झोंपड़ी सामुदायिक झोंपड़ी, यहाँ पर कोतवाल बैठता है और गांव के लोग बैठकर विशेष चर्चा करते हैं, वो हताई या बंगला। और दूसरी जो मचान नुमा झोंपड़ी है उस झोंपड़ी को बोलते हैं गोपना या कारुआ। इसी के साथ इनमें जो प्रमुख एक जो संस्कार है धारी संस्कार। धारी संस्कार का संबंध मृत्यु से है और अस्थियों के विसर्जन को लेकर जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार को कहा जाता है धारी संस्कार, जो शहरिया जनजाति में सर्व प्रचलित है। नृत्यों की हम बात करें तो 2 प्रमुख नृत्य हैं इनके। एक नृत्य जो झेला नृत्य सर्वाधिक जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहली विशेषता खेतों में किया जाता है
दूसरी विशेषता, पुरुषों द्वारा खुशी जाहिर करते हुए किए जाता है। तीसरा, ये खुशी है किस बात की, फसल पकने के उपलक्ष्य में किया जाता है। और फिर जब महिलाएं यहाँ खेतों में गीत गाती है, पुरुष नाचते हैं, तो उसे कहते हैं लावणी गीत। और मकर संक्रांति पर किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है, लेगी नृत्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार यहाँ कुछ नृत्य है वो यहाँ किए जाते हैं। उसके बाद में देखो अगली जनजाति की हम बात करें तो यहाँ पर अगली हमारी प्रमुख जनजाति है दोस्तों कंजर। कंजर कंजर जनजाति, कंजर जनजाति है। इनकी भी हम सामान्यतः बात करें कि राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है, क्या विशेषताएं, कौन कौन से यहाँ रीति रिवाज है, कौन कौन सी वेशभूषा है, ये सारी चीज़ें, कौन सा व्यवसाय है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि कंजर जनजाति सर्वाधिक कोटा में है। कंजर जनजाति का सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कोटा में है। दूसरी, कंजरों की जो मुख्य विशेषता है कि कंजर है वह सर्वाधिक, कंजर जनजाति सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति है, सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति है। यानी इसे हम यूं कह सकते हैं कि यह सबसे ज़्यादा बातूनी भी है और वाक्पटुता में यह बहुत ज़्यादा पारंगत होती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जब लोग बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंजरों की तरह क्यों कर रहे हो। कंजर की विशेषता यह है कि वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद में देखो कंजर जनजाति की हम बात करें तो कंजर जनजाति है, उनका व्यवसाय क्या है, ये क्या धंधा करते हैं, पुश्तैनी या खानदानी धंधा इनका क्या है। तो दोस्तों खानदानी धंधा है चोरी करना, चोरी करना और चोरी करने से मिलने वाले पैसे उनसे अपनी आजीविका कमाना। तो इनके अंदर ये कौन सी जनजाति है जिसमें चोरी करना अपराध नहीं है, वो जनजाति है कंजर। क्योंकि इनका खानदानी या पुश्तैनी धंधा है इसलिए ये इस कला में पारंगत भी होते हैं। साथ ही अगर यदि हम बात करें कंजर जनजाति की तो देखो दोस्तों कंजर जनजाति है, इसमें कुछ रिवाज होता है। एक तो देखो कंजर जनजाति की प्रमुख लोक देवी, कंजर जनजाति की प्रमुख देवी की हम बात करें तो इनकी प्रमुख देवी है चौथ माता। कंजर जनजाति की प्रमुख देवी है चौथ माता। चौथ माता है इनका प्रसिद्ध मंदिर या जो मेला है, प्रसिद्ध मंदिर या जो मेला है उस मेले की अगर यदि हम बात करें तो चौथ माता का प्रसिद्ध मेला है वो बढ़ता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और ये चौथ का बरवाड़ा जगह ये पड़ जाती है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में भरने वाला जो प्रमुख मेला है चौथ माता का, ये कंजर जनजाति का सबसे प्रमुख मेला है। सर्वाधिक कंजर जनजाति इसमें भाग लेती है। और उसके साथ ही ये महिलाओं का भरने वाला भी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है जिसका नाम है चौथ माता का मेला। तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। ये होता कब है तो देखो चौथ माता का मेला है, ये भरता है दोस्तों करवा चौथ को। सभी चौथों में सबसे प्रमुख चौथ होती है करवा चौथ। ये चौथ आती है कार्तिक मास के पहले पखवाड़े में, यानी कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन, चतुर्थी के दिन जो चौथ आती है उस चौथ को बोलते हैं करवा चौथ। इस दिन ये भव्य मेला बढ़ता है। इसे कंजरों का तीर्थ स्थल कहते हैं या इसे कंजरों का कुंभ कहते हैं। कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है चौथ माता का मेला। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके जो प्रमुख देवता है वो प्रमुख देवता है हनुमान जी। कंजर जनजाति के प्रमुख देवता है हनुमान जी। और हनुमान जी के ये बहुत बड़े भक्त होते हैं। जब कभी भी ये चोरी करने जाते हैं तो पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब देखो इनमें कुछ खास रिवाज है उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर कंजर जनजाति में एक रिवाज है दोस्तों पांति मांगना। पांति मांगना क्या है? पांति मांगना तो यह चोरी करने, यह
चोरी करने जाते समय, चोरी करने जाते समय देवताओं के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में जाकर पूजा करना पांति मांगना कहलाता है। ये क्या करेंगे, चोरी करने से पहले मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और पांति मांगेंगे। पांति किस प्रकार मांगेंगे, 3 चोर है जिन्हें 10,000 रुपये की चोरी करनी है, तो ये चौथा पार्टनर अपने देवता को बना लेंगे, तो कुल 4 पार्टनर हो गए। अब 4 में 10,000 में जब 10,000 की चोरी हो जाएगी तो ये चारों बराबर हिस्सा कर लेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी चोरी करने जाते हैं पहले पूजा पाठ करते हैं, और इसलिए पूजा पाठ करते हैं कि वहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर वो देवता इनकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार की पूजा पाठ करना पांति मांगना कहलाता है। दूसरा देखो, इनके अंदर अगर बात करें तो एक रिवाज है कि मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालने की प्रथा है। वह कौन सी जनजाति है जिसमें मृत्यु हो जाने पर मुंह में शराब डालने की प्रथा या शराब डाली जाती है, तो वो हो जाएगी हमारी कंजर जनजाति। तीसरी प्रमुख इनमें है कि यह जनजाति कभी भी हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं, जैसे बूरिया बाबा की मीणा नहीं खाते हैं, ठीक है। ऋषभ देव जी के चढ़ी हुई केसर पीकर भील है, वो कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार की इनमें कस्में रिवाजें हैं। तो ये हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी भी कंजर जनजाति झूठ नहीं बोलती है। उसके साथ ही एक और विशेषता इस जनजाति की, वो यह है कि कंजरों के घरों में घरों के पीछे खिड़कियों में दरवाजे नहीं होते हैं। खिड़कियों में दरवाजे नहीं होते हैं, और वो इसलिए नहीं होते हैं कि आगे से, क्योंकि इनका व्यवसाय चोरी करना है, इसलिए ये आपराधिक घटना करने के बाद में जब घर आते हैं तो पीछे से पुलिस आने की संभावना रहती है। जब आगे से पुलिस आकर पूछताछ करेगी तो ये पीछे की गली से भाग जाएंगे। तो इनकी कुछ इस प्रकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। पांति मांगना, चोरी करने जाते समय पहले ये इस प्रकार देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। फिर देखो, कंजरों की अगर यदि हम बात करें तो कंजर जनजाति की महिलाएं कंजर जनजाति की महिलाएं जनजातियों में सबसे सुंदर होती है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। हमने पहले यहाँ पढ़ा था ग्रासिया जनजाति में कि ग्रासिया जनजाति की महिलाएं वो सुंदर होती नहीं, लेकिन वो सौंदर्य वर्दी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के चटकीले भड़कीले वस्त्र, इसके अलावा गोदने गुदवाना गहने पहनना, कई प्रकार की चटक मटक यहाँ देखने को आपको ग्रासिया जनजाति में मिली। उसी प्रकार अगर बात करें तो कंजर जनजाति है, यह सबसे सुंदर महिलाओं वाली जनजाति है। इसी के साथ ये जनजाति क्या करेगी, खुशनी वेशभूषा पहनेगी। ये क्या है खुशनी वेशभूषा का संबंध, तो खुशनी वेशभूषा है ये कंजर जनजाति की वेशभूषा है। कंजर जनजाति की वेशभूषा है। खुशनी है क्या, तो देखो खुशनी एक कमजोर कपड़े की महिलाओं की टाइट पायजामी है।
महिलाओं की टाइट पायजामी, उसे बोलते हैं खुसनी या कुसनी। कुसना का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कमज़ोर कपड़ा जिसे खींचने पर वो कुस जाता है या फट जाता है। ये क्या करती है, चोरी करने में 3-4 चीज़ें इनके अनुकूल है कंजर जनजाति में। पहली चीज़ कि कंजर जो जनजाति है उनकी महिलाएं सुंदर होती है। सुंदर होने के कारण कई नौजवान पुरुष है वो इनके संपर्क में आ जाते हैं और उनकी वजह से ये अच्छे से उनके पास बैठकर सेला बुझला कर और आसानी से ये उनका जेब साफ कर देती है, एक चीज़। दूसरी बात होगी, ये सबसे ज़्यादा बातूनी है, बोलती ज़्यादा है। बोलने में ये 2 प्रकार का फ़ायदा उठाती है। ट्रेनों में, बसों में, रेलवे स्टेशन, अनेक कई प्रकार की जगहों पर पब्लिक प्लेस में जाती है और सुंदर भी है और साथ साथ में बातें भी कर रही है। इसलिए जो युवा जोश या युवा शक्ति है वो यही चाहती है कि कोई व्यक्ति सुंदर भी हो और साथ में बातें करने वाला भी हो। इसलिए ये पहले से टारगेट कर लेती है कुछ युवाओं को, इसलिए सुंदरता के बल पर उनके पास जाएगी, मीठी मीठी बातें करेगी और बातों में घुल मिल के और ये अपनी घटना को आसानी से अंजाम दे देगी, ठीक है। और अगर फिर भी विरोध होगा तो ये बोलने में बहुत ज़्यादा उस्ताद होती है, इसलिए बोली में दबा देती है। और तीसरी चीज़ ये है, वो है इनकी वेशभूषा। ये वेशभूषा ये परमानेंट नहीं पहनती है, लेकिन जब कभी भी अपनी चोरी को, बड़ी घटना को अंजाम देती है उस समय ये इस खुशनी वेशभूषा या टाइट पायजामी का प्रयोग करती है। और ये टाइट पायजामी पहनकर जाती है, देखने में ऐसा लगता है कि सुंदर भी है, ठीक है, बातूनी भी है, पायजामी भी टाइट है। सारी चीज़ें देखकर इनकी तरफ है वो लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है, जिनकी वजह से घटना को अंजाम दे देती है। और आवश्यकता पड़ने पर अगर पुलिस पीछे लग जाती है तो जब ये भागती है तो भागते भागते खुसनी का प्रयोग इनके बहुत जो है अनुकूल होगा। पहली चीज़ टाइट पायजामी है, इसलिए पकड़ी नहीं जाएगी। दूसरा, पकड़ भी ली टाइट पायजामी तो ये कुसना कपड़ा है, इसलिए ये कुस कर कपड़ा हाथ में आ जाएगा और वो निकल के भाग जाएगी, फिर क्या पकड़ेंगे। तो इस प्रकार ये खुसनी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस चोरी की घटना या अपराध की घटनाओं को आसानी से अंजाम दे देती है वो जनजाति है जिसका नाम है कंजर जनजाति। इसके बाद देखो, कंजर जनजाति में एक विशेष प्रथा भी है। कंजर जनजाति की एक विशेष प्रथा है जिसका नाम है आटिया साटिया। आटिया साटिया, इनके अंदर मूल कंजरों से अलग एक और इनमें जाति होती है या एक भाग होता है जिसे बोलते हैं आटिया या साटिया। हमारे यहाँ राजस्थानी में आटा साटा का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है, और साटिया का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले चीज़ लेना, ठीक है। तो इनमें क्या है कि साटिया प्रथा प्रचलन में, कंजरों में वो लोग साटिया कहलाते हैं जो पत्नियों की अदला बदली करते हैं। पत्नियों की अदला बदली यहाँ देखने को मिलती है। ये एक विचित्र परंपरा है, वो कंजर जनजाति के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार कंजर जो जनजाति है ये हमारे एक आपराधिक प्रवृत्ति की कहलाने वाली जनजाति है। साथ में देखो, इस जनजाति की अगर यदि हम बात करें तो इस जनजाति का नृत्य, एक नृत्य कई बार पूछा, कंजर जनजाति में एक नृत्य होता है चक्री नृत्य, कंजर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और कुंवारी जो लड़कियां होती है, अनमेरिड गर्ल्स है, कुंवारी लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इस प्रकार का जो नृत्य, चक्री नृत्य, जिसका संबंध है वो है कंजर जनजाति से। तो ये हमारे राजस्थान में एक और जनजाति हमारी थी, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति पर अगर यदि हम एक नज़र डालें तो कंजर जनजाति सबसे ज़्यादा दोस्तों है कोटा में। इसकी एक विशेषता जो है वो यह है कि ये सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति है और साथ साथ में इनका जो मुख्य बिजनेस है, खानदानी धंधा है, पुश्तैनी धंधा है, वो है चोरी करना। इसलिए इनमें चोरी करना कोई अपराध नहीं है। चौथ माता के ये बड़े भक्त होते हैं और इनका मेला
यहाँ पर करवा चौथ के दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर एक बहुत ही बड़े और भव्य मेले का आयोजन होता है। साथ ही अगर यदि हम बात करें तो इसे कंजरों का कुंभ भी कहा जाता है। देवता इनके होते हैं हनुमान जी, और उसी के साथ इनमें 3-4 जो प्रमुख प्रथाएं हैं उनकी एक बार आप ध्यान रखें। सबसे पहले ये पाती मांगना, जब कभी भी चोरी करने जाते हैं उससे पहले देवताओं के स्थल पर जाकर पूजा पाठ करना पाती मांगना कहलाता है। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डालने की प्रथा कंजर जनजाति में। इसी के साथ हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी ये जनजाति झूठी कसम नहीं खाती है, ये भी इसकी विशेषता है। और कंजरों के घरों में, घरों के पीछे जो खिड़कियां होती है उन खिड़कियों में किसी प्रकार के कोई दरवाजे नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस आने पर ये पीछे की खिड़कियों से भाग जाते हैं या फरार हो जाते हैं। कंजर जनजाति की महिलाओं की विशेषता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, या जनजातियों में सबसे सुंदर महिलाएं वो कंजर जनजाति की होती है। इसी के साथ देखो खुशनी, खुशनी की अगर यदि हम बात करें तो ये महिलाओं की वेशभूषा है, और ये एक कमज़ोर कपड़े की टाइट पायजामी होती है महिलाओं की, जो चोरी करने जाते समय ये प्रयोग करती है, ताकि पकड़े जाने पर ये कपड़ा खींचने पर कपड़ा है वो फट जाए और ये निकल कर भाग जाए। तो इस प्रकार की ये हमारी रही है। इसके साथ ही इनमें जो आटिया साटिया की प्रथा है दोस्तों, वो भी इस जनजाति की एक प्रमुख विशेषता रही है, और इस जनजाति में चक्री नृत्य किया जाता है। इस जनजाति की कुंवारी महिलाओं द्वारा ये जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है जिसको बोलते हैं चक्री नृत्य। तो ये हमारी मीणा और भील हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, उसके बाद में हमने ग्रासिया, सेरिया और कंजर जनजाति हमने इस वीडियो में पढ़ी। इसी के साथ बाकी जो जनजातियां बच गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद।